जय हिंद। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आरपीएफ ईसाई में पूछा गया 2 दिसंबर 3rd शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन को मैं महज 4 या 5 अक्षर लिख करके आपको सॉल्व कराना सिखा दूंगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है और बड़ी बड़ी डिजिट ना लिखना पड़े, आपको कम लिखना पड़े और आपका वहाँ टाइम बचे। तो इसकी ट्रिक चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे है। देखिए, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय इतनी है। प्रथम 3 महीने का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च का औसत आय दिया गया है। इसका मतलब औसत आय में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा। ठीक है, योग आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो 25% अधिक है का मतलब ये हो गया 5/4 हो गया ना, 5/4 हो गया। तो किसका 5/4, इसका 5/4 ना, इसका प्रथम 3 महीनों का 5/4। तो प्रथम 3 महीनों का 5/4। ठीक, यहाँ पे प्रथम 3 महीने वाला जो ये आएगा औसत आएगा 8784। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये अप्रैल का हो गया ना। अभी आप सोच रहे होंगे मैं तो इतना लिख रही हूँ, मैं आपको बोली हूँ कि 3 से 4 ही शब्द लिखना है। भाई, मुझे समझाना है ना, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अभी आगे सुनते जाइए। यदि पूरे परिवार के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतनी है, प्रति माह औसत आय पूरे माह के लिए, पूरे वर्ष के लिए यहाँ लिखा है। तो पूरे वर्ष का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा मई से लेकर के दिसंबर तक का ना, मई से लेकर के दिसंबर तक का होगा। और मई से दिसंबर तक कितना महीना होता है, 8 ना। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 12 पूरे वर्ष के लिए 12 महीने हो गए। और यहाँ पे ये जो आय है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो आय है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए आय है, प्रति माह, हर पूरे वर्ष के लिए। ठीक है, पूरे वर्ष के लिए। तो अब यहाँ पे योग हमें कैसे पता होगा, ये 3 महीनों का योग कैसे पता होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना इस औसत में। तो हम ये जो औसत यहाँ पे दिया गया है 8784 जो दिया गया है, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसलिए हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है इसमें सारे ही यूनिट डिजिट क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट पर बात करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, 12 है। इसका मतलब यहाँ का जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसके यूनिट डिजिट में 2 रहेगा। ठीक है, बाकी आगे हम नहीं मल्टीप्लाई करें, हम करेंगे ही नहीं सॉल्व, हमें इतना करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, ये से ये कट जाएगा और देखिए ये 4 2 जा हो जाएगा, 4 1 जा और कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 9 जा हो जाएगा और यहाँ पे 4 6 जा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 और 5 लास्ट में आ रहे हैं ना, 6 और 5 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 30 का हम 0 लिखेंगे और इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरी ट्रिक जो मैं अप्लाई करती हूँ समय बचाने के लिए, वो आपको अप्लाई करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 8 है और उसके बाद यहाँ मई से लेकर के दिसंबर तक है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, अब 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 99085, 99085 तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा ना, 60 का 1 0। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने कर दिया यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे 60 12 5 जो 60 होता है, तो 60 का मैंने 0 कर दिया। अब ये क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इस 2 को इधर करेंगे, है ना, इस 2 को इधर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये जब इधर भी कुछ आ
आगे रहा होगा और इधर भी कुछ आगे रहा होगा ना, इसके भी कुछ आगे रहा होगा, इसके भी कुछ आगे रहा होगा। तो जब ये 0 है और ये 2 है, जब माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और उसके बाद फिर आगे कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो मई से दिसंबर तक प्रति माह औसत आय में कितनी होगी उसकी, तो प्रति माह मई से कितनी होगी उसकी औसत आय, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ये 8 इस पे क्या करेंगे, यहाँ से ले आके डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमें यूनिट डिजिट में क्या मिल गया, 1 मिल गया, 1 मिल गया ना, तो 1 मिल गया। अब किसके में 1 दिख रहा है, किसके में आपको 1 दिख रहा है, 1 इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो योग था, अरे भाई औसत निकालने के लिए हमें उतनी ही संख्या से डिवाइड करना होगा। जब आपने डिवाइड किया 1 आ गया, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, तो ये सारे अनुपात दिए गए हैं, इसमें कैसे देखना है, ये देखिए ये 56 है, तो 56 और 22, तो पॉइंट लगा करके होगा, पॉइंट बढ़ा देंगे और 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 6 24 हो जाएगा, 4 5 20 और 22। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे इसको। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, 48 वाला, 48 और ये 29 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0, 4 5 नहीं 4 6 जाएगा शायद, तो 6 बार ले जाते हैं, 6 8 48 हो गया और 4 6 24 और यहाँ पे 28। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार ले गए हम। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हमें करना ही नहीं, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। तो अब यहाँ देखिए ये 31 है और ये 30 है, पॉइंट लगा के 0 करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 बार अगर हम ले जाते, 8 1 3 8 24, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, 44 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमको लग रहा है 2, हाँ 2 बढ़ जाएगा, 0.2, तो 0.2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी जो है यही सबसे छोटा अनुपात है, जिसका पॉइंट के बाद सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, यही वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा आप सॉल्व मत करने लगिएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात करना है जिसे 21 मीटर और 115 मीटर की विमाओं वाले आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। पूछा क्या है, पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछा है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब हमें आर पता होगा तभी तो हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, विमाओं वाले आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, आयत बना लेते हैं और हम आयत बना करके दिखाते हैं यहाँ पे वृत्त कैसे बनेगा। वृत्त यहाँ पे बनेगा, देखिए ये यहाँ पे नहीं बन जाएगा, ये इतना दूर नहीं जाएगा, अगर इतना दूर जाएगा तो एलिप्स बन जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है, हमें सर्कल बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बड़ी वाली भुजा होगी वो किसी काम की नहीं हमारी। ठीक है, हमें छोटी ही भुजा काम देनी होगी। देखिए यहाँ पे छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा 21 सेंटीमीटर है, यही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर अगर 21 आ गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। बस अब कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे 2 रखिए, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बोला है इनने 22/7 ही रखनी है, मल्टीप्लाई और रेडियस क्या रखना है 21/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा। उसके बाद 66 मीटर क्या आ जाएगा, अब इसकी परिधि आ जाएगी जो कि पूछा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2646 रुपीज़ है तो इशिता और ईशा के प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, ये पूछा है। तो देखिए जो भी निवेश होता है, निवेश
लाभ के अनुपात में ही होता है, ठीक है। निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात एक ही होता है भाई, जो जैसे निवेश करेगा उसको वैसे लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो निवेश का अनुपात है इसको आप लाभ का अनुपात मान लीजिए। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना रेशियो हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 54 यूनिट टोटल क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल लाभ 54 यूनिट दिया गया है लाभ रुपए में, तो ये बराबर हो जाएगा 2646 रुपीज़ के, ठीक है। तो एक यूनिट हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, 2646 अपॉन 54 करेंगे, क्या करते हैं इसको, चलिए कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 7 जा 9 अच्छा 3 9 जा 3 4 जा 3 4 जा और यहाँ पे हाँ 1 जा, ठीक है। और 9 4 जा हो जाएगा और 9 जा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है इशिता और ईशा के प्राप्त लाभों में अंतर पूछा है, तो जो निवेश का अनुपात में अंतर है वही लाभों में के अनुपात में अंतर है, तो लाभ का अनुपात हम यही मान रहे हैं, क्योंकि जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, इसलिए जो इसका अंतर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 23 और 31, जब हम इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। इन दोनों में अंतर 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 यूनिट ही क्या होगा, इनके लाभों का अंतर होगा, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला काम तो नहीं करेगा क्योंकि सब में 2 है, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 4 8 जा 32 और उसके बाद यहाँ पे 392 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाला सॉल्व करने पे इधर तो 1 आया है और इधर कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये जब 1 हो गया तो ये 19 ही बचा, और 19 अपॉन 1 का मतलब ही 19 होता है, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए, 4 6 जा 24, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, अब आगे हम करेंगे ही नहीं, यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी की एक टंकी एक लंब वृत्तीय शंकु, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पकड़ लेना है शंकु, ठीक है। अब जो भी होगा हमें शंकु का फॉर्मूला लगाना है, कि आकृति की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, मतलब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरा जाता है, टंकी को भरने में लगने वाला समय पता करना है, ठीक है। तो अब ये समय हम कैसे पता करेंगे, ये देखिए टंकी को क्या लिखा है, टंकी को 1 घन मीटर, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टंकी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। टंकी का वॉल्यूम यानी कि कोन का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, इसी पे वैल्यू रख देनी है 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 3 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊंचाई कितना है 14। अब ये तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल गया, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, तो 7 2 जा हो जाएगा, और अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, इतना मीटर क्यूब है, ठीक है, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 घन मीटर में प्रति सेकंड की दर से भर रहा है, मतलब कि 1 घन मीटर सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए 1 घन मीटर में 1 सेकंड भर रहा है, मतलब 1 घन मीटर को 1 सेकंड में भर रहा है, ठीक है, यही दिया गया है, 1 घन मीटर को 1 सेकंड में भर रहा है, तो इतने घन मीटर को कितने सेकंड में भरेगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, अब ये सेकंड में है, लेकिन आपका आंसर किस में लाना है, मिनट में लाना है। तो सेकंड में मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 2.2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिनट में चेंज हो गया। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 55 गुनी हो जाएगी। मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा, पी रहा होगा, वो 2 वर्ष में टाइम पे कितना हो गया होगा, 55 हो गया होगा, 55 पी हो गया होगा। तो हम क्या जानते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100। ठीक है, और यहाँ पे टाइम, तो अब यहाँ पे ए क्या है, ए 55 गुना हो गया तो 55 पी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पी, फिर 1 प्लस रेट हमें पता ही नहीं है क्या है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √55, उसके बाद -1, यहाँ पे हो जाएगा R/100। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, यही आर पता करना है। अब इतना खराब डाटा दिया गया है, सोचिए 55 का हमें निकालना है। ठीक है, तो हम 55 का कैसे निकालेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ये देखिए, इसको निकालने का एक तरीका होता है, उसको आप अप्लाई कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे ऐसे करिए और ऐसे एक रफ काम करिए 55। ठीक है, ये ऐसे पेयर में कर लीजिए। अभी देखिए किसी की टेबल पढ़िए जिसमें 55 के करीब आए। जैसे आपको पढ़ना है 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 7 7 ज़ा 49 होता है, 8 8 ज़ा 64 होता है। 64 ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 7 जा बार जाएगा, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 लिखेंगे और साथ साथ 14 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में आएगा 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर में 0 लिखना है, इसकी यही खासियत है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आपको करना है, देखिए कितनी बार जाता है कि ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 लिखना है और उसके बाद यहाँ पे 4 लिखना है। कितना आएगा, आएगा 576 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 4 आपने ऐड किया था, इसको फिर से यहाँ पे जो लिखा था उसको फिर से ऐड करना है, 148 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको फिर अगेन देखना है, मतलब फिर एक 2 0 और बढ़ा देना है और 1 बार ले जाते हैं। ठीक है, 1 बार ले जाइए, उसके बाद इस तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यही सॉल्व करते रह जाएंगे तो एग्जाम में यही करते रह जाएंगे। तो 55 का की जगह हम क्या लिख देंगे, 7.41 लिख देंगे, और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो -1 है तो क्या आ जाएगा, 6.41 समथिंग आ जाएगा, इज इक्वल्स टू R/100। जब ये 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब हमको क्या दिख रहा है, ये दिख गया। देखिए 641 दिख गया ना एक ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में दिख गया, ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं दिखा है, लेकिन हमें 641 दिख गया है, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके आगे आपको मत करिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर तक ले आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी की औसत चाल पता करनी है। हमें औसत चाल पता करनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे इतने किलोमीटर, हाँ, अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, ये 222 है और यहाँ पे 258 है। दोनों दूरी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा,
और 5 3 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 480, मतलब 222 किलोमीटर और 258 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, हमने ऐड कर लिया। और कुल समय कितना होता है, ये देखिए ये कितना है, डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने पे टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 222 बटा 111 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे 258 अपॉन 86 कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा, उसके बाद 2 1 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, और यहाँ पे आ जाएगा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, 480 अपॉन 5 हो जाएगा, तो 5 9 जब आ जाएगा तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और बिना पेन पेंसिल उठाए मुझे तुरंत 1 सेकंड में आंसर दीजिए। अगर आप 1 सेकंड में आंसर देते हैं तो आप मानिए कि आपका सिलेक्शन तो 100% श्योर है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इसको कट करने चालू कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपका पेपर छूट जाएगा। चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उससे पहले आप अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हैं, उसको जा करके लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या दिया गया है, ये सारे भिन्न दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बीच में अंतर पता करना है। तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न हम पता ही नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो यहाँ देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, 15/25 है, 15/26 है, 15/29 है और 15/24 है। अब हमको ये बताइए कि 25 किसी में आएगा एलसीएम लेने पे, किसी में एलसीएम लेने पे यहाँ 25 आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, तो ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 और 26 यहाँ पे ठीक है। अब आगे देखते हैं 15 और 29, यहाँ पे 29 है। अब किसी का भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या यहाँ पे 29 आ सकता है, अपॉन में डिनोमिनेटर में 29 आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24, अब आपको लग रहा होगा कि 24 तो आ सकता है भाई, इवन है, नहीं। 16 और 26 अगर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भी तो 24 नहीं आएगा, तो ये डी भी गलत है। तो 26 यहाँ देखिए, यहाँ पे बेस में क्या मिल रहा है आपको, डिनोमिनेटर में 26 मिल रहा है, यहाँ 26 मिल रहा है। बस यहीं से पकड़ लीजिए कि यही वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर है और आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपने ऐसे देखा और यहाँ पे टिक लगा दिया 1 सेकेंड में। ट्रिक्स पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि AE 20 सेंटीमीटर है, AB 15 सेंटीमीटर तथा चतुर्भुज BCDE एक वर्ग है, तो बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। वर्ग बना लिया, वर्ग कहाँ से शुरू है, BCDE से शुरू है। यहाँ पे कह रहा है AE 20 सेंटीमीटर, कोई पॉइंट A है, यहाँ से AE कितना है, 20 सेंटीमीटर है, अच्छा। और AB कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। अब हमको क्षेत्रफल पता करने के लिए ये वाली साइड पता होना चाहिए, ये साइड पता होगी तो ही क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका जो साइड दिया गया है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 5 से करें, ये 5 से करें, तो कितना हो जाएगा, 15 होगा, 20 होगा और 25 होगा। इसका मतलब अगर एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा 20 है, तो तीसरी भुजा निश्चित ही 25 होगी। तो इसका मतलब ये वाली भुजा निश्चित ही 25 है। जब ये 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये वर्ग है ना, तो वर्ग की भुजा कैसे पता करते हैं, ये वर्ग का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे, ABE का भी हमें क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो
ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस में क्या है, किसी को भी मान लीजिए 20 मान लेते हैं और हाइट में हम 15 मान लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ी वाली भुजा 25 वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होगी, कर्ण होगी, इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 150 आ जाएगा, इसका तो 150 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 625, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 775 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और इसको करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं बिना पेन पेंसिल उठाए 1 सेकेंड में इसका जवाब दे सकती हूँ। इससे पहले मैं आपको सिखा दूँ क्या कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चालू करेंगे और पॉइंट के बाद डिजिट लिखने चालू करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे, फिर यहाँ टिक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी क्लास में कुछ अलग ही मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, इसलिए जो जो मेरी क्लासेस दिख रहे हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला है, मतलब अंश जो है, जो न्यूमरेटर है वो सेम है 127 है, और जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है वो अलग अलग है, 213 है, 219 है और 214 है, 216 है। जादू आपको इसी में करना है। कैसे, देखिए अब यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ए आप करेक्ट मानते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट मानते हैं तो ये जो देखिए यहाँ पे जो 213 आ रहा है, तो क्या किसी का एलसीएम लेने पर 213 आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे 213 क्यों नहीं आ सकता, देखिए 3 7 जा हो जाएगा, 3 1 जा और 71। देखिए यहाँ कहीं 71 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पे 3 7 जा और 3 3 जा 73 हो जाएगा इसका। तो क्या यहाँ पे 73 आपको दिख रहा है कहीं? भाई आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो क्या एलसीएम में 73 आएगा? कोई भी चीज़ लेंगे तो नहीं आएगा ना, तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 214 पे आते हैं। 214 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 214 में होगा 2 1 जा 0 और 2 7 जा, तो 107। क्या यहाँ पे 107 आ रहा है? को 107 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। 216, देखिए 216 पे आ गए, बचा यही ऑप्शन कटेगा। देखिए 216 जो है कैसे कटेगा, हम ये देखिए यहाँ पे 2 1 जा हो जाएगा 0, 2 8 जा हो जाएगा, 2 5 जा, 2 4 जा, देखिए और 3 1 जा और 3 8 जा, और यहाँ पे 3 9 जा ना, तो 9 आ जाएगा। तो 9 भी आ रहा है ना, 9 आ रहा है, और यहाँ पे 27 भी आ रहा है ना। तो क्या आप मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा आंसर होगा जो सब में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स मैं अप्लाई करती हूँ, आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, यहाँ पे मैथ्स के मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आप शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एनटीपीसी या मैथ्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, दिया गया है कि 87 की पावर 0.27 बराबर है x के, और 87 की पावर 0.15 बराबर है y के, और x की पावर z इज इक्वल्स टू y की पावर 6 है, तो z का मान पता करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पकड़ते हैं। ये इक्वेशन क्या है, x की पावर z इज इक्वल्स टू y की पावर 6 है, तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 87 है और 0.27। अब यहाँ पे पावर में z है तो हम z मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम z ऐसे क्रॉस करके लिख रहे हैं ताकि 2 और z में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इज इक्वल्स टू, अब y की जगह जो वैल्यू y की दी गई है उसको हम रखेंगे, ठीक है, 0.15। अब यहाँ पे 6 है तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे। जब मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 15 छक्का क्या होता है, 90 होता है, तो 90 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, और 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तो
0.27 सॉरी, यहाँ पे 0.27 और यहाँ पे z है इज इक्वल्स टू 0.9। तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा 9/27 और यहाँ पे 90। ठीक, तो 9 1 जा हो जाएगा और 9 3 जा हो जाएगा। तब जब इसको आगे काटते जाएंगे 3.3 ऐसे करके आता जाएगा। तो z की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसको सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे 4.6 है, ये 2.3 है। 2.3 4.6 का क्या है, जस्ट आधा है। तो इसमें हम 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। इसमें देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 2 करके ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2.3 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद प्लस यहाँ पे फिर ये लिख देंगे, ठीक है, 2.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम 2.3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 2.3 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 1, यहाँ पे 1 बचेगा मतलब 5। तो टोटल यहाँ पे 5 हुआ। इसका मतलब 2.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो हमें देखिए 2.3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। और इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 9 5 जा कितना होता है 45, 5 2 जा 10, 14, 5 5 जा 25, 1 26, मतलब 26.45 इसको सॉल्व करने पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस करना है 0.4, तो 0.4 क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 26.05 आ जाएगा। ठीक है, हमने इतने पूरे को सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड करना है 5 से। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 1 जा, तो इतना आएगा। उसके बाद ये जो डिजिट आई है माइनस, इसमें माइनस कर देंगे 3.24 को। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट सबकी अलग है। तो जब हम 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, जो कि 7 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताना है जिसे 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंक की संख्या है, में जोड़ा जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजितता का नियम तो यही होता है कि सम और विषम संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेते हैं, जैसे 4 5 9 9 3 12। ठीक है, अब 7 4 11। तो अब यहाँ पे जो सम संख्या का जोड़ है वो है 11 और जो विषम संख्या का जोड़ है वो है 12। मतलब विषम संख्या मतलब विषम स्थान, सम स्थान। ठीक है, तो अब इसमें देखिए डिफरेंस यहाँ पे या तो 0 आए या तो फिर 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 0 तब आएगा जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 0 आएगा। इसका मतलब कम से कम सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी तो हम 1 ऐड करेंगे तो ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, ये देखिए 20% और 3, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसको कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो बन जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब ये आया कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 20% है ना, 20% को हम क्या जानते हैं कि ये 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है और ये 3 वर्ष के लिए
3 वर्ष के लिए 3/5 हो जाएगा ना। अब कैसे आएगा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, P का तो पता ही नहीं है और रेट यहाँ पे हमने क्या निकाला है 1/5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और टाइम कितना है 3, ठीक है 3। तो यहाँ से आया है ये चीज़, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो 3:5 आ गया, ठीक 3:5 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब जो है मिश्र धन बताया है कि इतना है। हम क्या जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मूलधन और साधारण ब्याज को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 8 यूनिट आ गया है और जोड़ने पे ही क्या होता है, अमाउंट होता है, जोड़ने पे ही मिश्र धन आता है ना। यही तो फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। यही वाला लॉजिक यहाँ मैंने लगाया है। तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 2160। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 8 2 जा 16 और ये 7 जा, ठीक है 0। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट बराबर 270 रुपीज़ आ गया। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर, तो हमें पहले समान मूलधन निकालना पड़ेगा। तो समान मूलधन के लिए ये 5 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 270 × 5, तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक। अब क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, यही मूलधन लेकर के 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT ना। तो बार बार क्या बोले, अब यहाँ पे P का वैल्यू दिया गया है 270 × 5 और उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, नए के हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम रेट परसेंट लगाएंगे, समान दर मतलब यही 20% मतलब 1/5, ठीक है 1/5 और यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो इसने पूछा था। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाता, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए तो 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब यहाँ 14 मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 2 2 जा 4 1 5 540 होता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करना है ना। आई होप कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। देखिए अभी इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस रेगुलर लेते रहिए। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे आप ट्रिक्स अप्लाई करने में, ठीक है। छोटा ये देखिए कितने बड़े क्वेश्चंस को हमने छोटे में कर दिया। अब ये सब चीज़ें तो है, हमें समझाना पड़ेगा भाई ना, समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। अगर हम ही यहाँ पे गायब कर देंगे तो फिर आपके दिमाग में तो गायब हो जाएगा ना। तो हमें गायब नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक एक चीज़ आपको समझाना है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करिए, क्लासेस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करिए, ठीक है। चलिए आगे